जय हिंद। देश की सबसे बड़ी निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क पुस्तक योजना एक पहल इंडिया, अधूरे सपनों की पूरी कहानी। समसामयिक विषयों में हाल ही में आपने देखा 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और चुनावों की घोषणा कर दी गई है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, ये चैप्टर बड़ा विशेष बन जाता है। आदर्श आचार संहिता। आचार संहिता क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे। दूसरा, आचार संहिता कब से प्रारंभ हुई है, नंबर 2। नंबर 3 हम ये जानेंगे आचार संहिता का उल्लंघन कब माना जाता है, किन अनुच्छेदों में क्या क्या प्रावधान इसके लिए दिए हुए हैं, कैसे इनमें सजा मिलती है, कि राजनीतिक दल कब क्या करें क्या नहीं करें। ये सारी चीज़ें, मापदंड जो आचार संहिता में तय होते हैं, इन सब को जानेंगे। व्यवहारिक तौर पर सुनकर तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने देखी होंगी, बहुत वीडियोस इस टॉपिक पर हैं, लेकिन सबसे विस्तृत जानकारी में वीडियो आपको एक पहल इंडिया के माध्यम से आपको मिलेगा, जिसमें आपको विशेष जानकारी इसकी प्राप्त हो पाएगी। आप सभी अपना पेन, अपनी डायरी साथ लेकर के बैठे, ताकि हम उन सारे चैप्टर्स को जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको बुलेट पॉइंट्स के रूप में अंडरलाइन करके और नोट करते चलेंगे। तैयार हैं आप सब? देखिए, सबसे पहला आज का विषय है, क्या होती है आचार संहिता। इस पर थंबनेल में लिखा हुआ है, इसे आप देखे बिना समझ नहीं पाओगे। देखिए, हम एक एक बिंदु का विश्लेषण करते हुए चलेंगे। यहाँ मैंने लिखा है आदर्श आचार संहिता। इसकी परिभाषा में क्या नोट किया है, देखिए, राजनीतिक दलों, सबसे पहला एक शब्द है राजनीतिक दल। जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, मैं पेन का थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, इसका साइज और मुझे थोड़ा चेंज करना होगा। हाँ, राजनीतिक दल ये, और दूसरा यहां लिखा हुआ है अभ्यर्थियों। अभ्यर्थी कौन होते हैं? जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जो भी नेता जो पर्चा दाखिल करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, वो। इनके मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता एक लघु किंतु विशिष्ट दस्तावेज है। बात समझ में आया? बहुत सटीक और छोटी परिभाषा है। राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों, अभ्यर्थी कौन? जो चुनाव लड़ने वाले हैं, उनके लिए मार्गदर्शन के लिए जो आदर्श आचार संहिता एक लघु किंतु विशिष्ट दस्तावेज है। इसमें यहां आप अंडरलाइन कर लेना, नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है यहां पर। क्या यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है? हमें यहां देखना है कि इसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग, ये कौन? इलेक्शन कमीशन को, निर्वाचन आयोग को शक्ति प्राप्त है किसकी? संसद तथा राज्य विधानसभाओं में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की निगरानी और संचालन करने की शक्ति दी गई है। देखिए, आदर्श आचार संहिता में एक बात, आदर्श आचार संहिता खुद संवैधानिक प्रावधान नहीं है, बस इसमें क्या है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, अनुच्छेद कौन सा है? 324। किसे शक्ति मिली है? निर्वाचन आयोग को, इलेक्शन कमीशन को। क्या? कि वो संसद और राज्य विधानसभाओं में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की निगरानी करे, संचालन करने की शक्ति प्रदान की गई है। आदर्श आचार संहिता कोई संवैधानिक दस्तावेज नहीं है, यहां देखना है। मैंने पहले ही बताया आपको, यह कोई संवैधानिक दस्तावेज नहीं है। इसके कई प्रावधान ऐसे हैं जिसका उल्लंघन करने पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसमें कई सारे प्रावधान ऐसे भी हैं जिनका उल्लंघन यदि कोई कर दे तो कोई दंड प्राप्त नहीं होता है। यहां तक आप मेरे प्यारे बच्चों एक बार अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद देखिए, यहां एक टॉपिक डला है, आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत कौन कौन शामिल है। यहां से प्रश्न पूछ सकता है आपसे, कैसे? कि कौन कौन लोग इस आदर्श आचार संहिता में सम्मिलित होते हैं। देखिए, यहां से मैंने लिखा है, लिखने में देखिए, आदर्श आचार संहिता के प्रावधान केंद्रीय सरकार या किसी भी राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से
देखो यहां से पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित सभी संगठनों, ऐसे संगठन जो वित्त पोषित हैं, संगठनों, समितियों, निगम या आयोगों, जैसे कि उदाहरण के तौर पर राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति, डीडीए, विद्युत विनियामक आयोग, जल बोर्ड, परिवहन निगम, अन्य किसी विकास प्राधिकरण आदि पर लागू होते हैं। कौन कौन सी चीजें इसमें सम्मिलित हैं? एक तो वित्त पोषित जो संगठन है या समिति है, निगम आयोगों या राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति, डीडीए, विद्युत विनियामक आयोग, जल बोर्ड, परिवहन निगम, अन्य किसी विकास प्राधिकरण आदि पर लागू होते हैं। यहां देखना, अपनी उपलब्धियों को विशिष्ट रूप से दर्शाते हुए अपने विज्ञापनों के किसी प्रकाशन या नई सब्सिडी, टैरिफों या आयोजनों की घोषणा करने सहित आचार संहिता में विहित प्रावधानों के उल्लंघन में थोड़े भी कार्य करने पर आचार संहिता के प्रावधान लागू होंगे और उसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। यह हमने देखा कौन कौन सी इकाइयां इसमें सम्मिलित की गई हैं जिन पर निगरानी रखी जाती है। ये सारी चीजें आप नोट कर लेना। अब इसके बाद हम अगले चैप्टर में जा रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है, सारे बच्चे ध्यान से देखना, ये सबसे महत्वपूर्ण। इसमें मैंने प्रश्न लिखा है कि आदर्श आचार संहिता कब से कब तक, ये कब से तो लागू होती है और कब तक चलती है। इसका उत्तर है निर्वाचन आयोग द्वारा जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाए, मान लीजिए आज चुनाव की घोषणा हुई तो आज ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी तब से, और जिस दिन चुनाव का क्या आ जाए, परिणाम आ जाए, जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी उस दिन से तो आचार संहिता लागू होती है। और ये कब तक, जब तक वो परिणाम ना आ जाए अभी, तब तक ये चलेगी। जैसे 4 जून को परिणाम आएगा इस बार, तो 4 जून तक क्या लगी रहेगी। अब जिन जिन राज्यों में लोकसभा के इलेक्शन होंगे उन सब में क्या रहेगी, आचार संहिता लगी रहेगी। कब तक, जब तक परिणाम नहीं आएगा। अब मैंने नीचे 2 चीजें लिखी हैं, भारत संघ बनाम हरबंस सिंह जलाल। देखो यहां पहला प्रश्न है कि अब एक मोटा मोटा प्रश्न ये बनता है कि इसकी शुरुआत कब हुई इस बारे में। तो एक मुकदमा केस दायर किया गया, पीआई लगाई गई, वो ये है भारत संघ बनाम हरबंस सिंह जलाल। आप ये लिख लेना। इसके अनुसार आदर्श आचार संहिता लागू होने की तिथि के मुद्दे का अंतिम रूप से समाधान निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार के मध्य कब 16 अप्रैल 2001 को सहमति से हुआ था। मैंने कहा कि ये वाली तिथि जो हम पढ़ रहे हैं, निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा से चुनाव के परिणाम तक, ये वाली डेट आचार संहिता की कब, भारत संघ बनाम हरबंस सिंह जलाल जो केस है इसमें और भारत सरकार के बीच जो सहमति बनी कितने तारीख को, 16 अप्रैल 2001। नीचे एक बात लिखी हुई है, एस सुब्रमण्य बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार। इसने क्या किया, इस केस में जब फैसला आया इस बात का समर्थन किया गया है। किस बात का, कि जब चुनाव की घोषणा हो तब से और कब तक, जब तक परिणाम ना आ जाए तब तक आदर्श आचार संहिता लागू रहनी चाहिए। देखिए 5 जुलाई 2013 एस सुब्रमण्य बालाजी और बनाम तमिलनाडु सरकार अन्य मामलों में भी समर्थन किया। इसके अलावा जिसमें कहा गया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की तिथि से आचार संहिता लागू हो जाती है जब तिथि घोषणा होगी उसी दिन से। नीचे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, उन पॉइंट्स को आप देख लेना ध्यान से। पेन का थोड़ा इसमें रहता है। देखो मैंने लिखा यहां, लोकसभा साधारण निर्वाचन अथवा राज्यसभा विधानसभा निर्वाचन के मामले में निर्वाचन अधिसूचना के अनुसार आदर्श आचार जो संहिता है निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहती है, जब तक निर्वाचन प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। उप निर्वाचन के मामले में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उप निर्वाचन का परिणाम घोषित किए जाने के बाद तुरंत ही आदर्श आचार संहिता हट जाती है। ये भी 2 नोट कर लेना पॉइंट, नीचे नोट डाल करके महत्वपूर्ण रूप से। आदर्श आचार संहिता की शुरुआत, यह भी बिंदु महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक दृष्टि से।
आदर्श आचार संहिता की शुरुआत देखो किस राज्य में हुई थी? केरल राज्य में। हम यहां देखेंगे, मैंने लिखा है आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सर्वप्रथम, वर्ष याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, कब? 1960 में। आदर्श आचार संहिता की शुरुआत कब? वर्ष 1960 में। राज्य कौन सा है बेटा? केरल। कौन सा राज्य है? केरल राज्य, दक्षिण भारत में है। और वहां विधान सबसे ज्यादा शिक्षा का स्तर केरल में ही है। और आप ये भी समझना कि ऐसे अच्छे कार्य शिक्षित लोग ही कर सकते हैं। उन्होंने ये परिचय दिया 1960 में। और केरल के विधानसभा जो चुनाव है इसके दौरान हुई थी। पहली बार आदर्श आचार संहिता की शुरुआत 1960। और कहां? केरल में। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था? विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। और अब क्या किया? जब राज्य प्रशासन ने राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आचार संहिता तैयार की, जिससे हम क्या कह रहे हैं? आदर्श आचार संहिता। कब? 1960 में। आप नीचे वाले पॉइंट्स पे ध्यान देना, नीचे वाले में आप ध्यान दोगे तो मैंने लिखा इसके पश्चात वर्ष 1962, दूसरा वर्ष कौन सा है? 1962 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को फीडबैक के लिए आचार संहिता का एक प्रारूप भेजा, जिसके बाद देश भर के सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसका पालन किया जा रहा है। यह कब हुआ पूरे देश भर में? 1962 में। लोकसभा के चुनाव में निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को फीडबैक के लिए आचार संहिता का एक प्रारूप भेजा था। कब? 1962 में। और उसके बाद से पूरे देश में इसका पालन किया जा रहा है। वर्ष 1991 91 में चुनाव के नियमों के बार बार उल्लंघन और भ्रष्टाचार जारी रहने के बाद चुनाव आयोग ने एमसीसी को और सख्ती से लागू करने का फैसला किया था। सख्ती से आदर्श आचार संहिता को लागू करने का निर्णय कब लिया गया? 1951 में। आपको 3 वर्ष याद रखने हैं यहाँ। एक बेटा 1960, 1962, 1991। 1960 में आदर्श आचार संहिता का निर्माण हुआ केरल राज्य में। पूरे देश के जितने भी चुनाव लड़ने वाले, ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सबको सूचना जारी की 1962 में चुनाव आयोग ने। और इसको सख्ती से पालन करने के लिए, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे? भ्रष्टाचार में लिप्त थे और नियमों का बार उल्लंघन कर रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? यहाँ सख्ती से पालन करने का फैसला लिया। कब? 1991 में। आप नोट कर लेना बेटा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चंस बेहद मदद करेंगे। अब यहां देखने वाली बात है कि आदर्श जो आचार संहिता है, यहां मैंने एक पॉइंट लिखा है, कैसे होता है आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। ये उल्लंघन कैसे होता है? क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो राजनीतिक दलों में लोग क्या करते हैं? चुनावों के दौरान बेहद लोभ लुभावनी बातें, झूठे दावे और न जाने क्या क्या करते हैं, जो बातें आपको याद आ रही होंगी। यहां समझने वाली बात है, मैंने यूपीएससी के लिहाजे से बुलेट पॉइंट्स बना करके उन्हें चिन्हित किया है, बहुत समरी करके, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, यहां पहला पॉइंट है कि आपसी मतभेद को ना बढ़ाएं। यह बात ध्यान रखना। पहला बुलेट पॉइंट लिखेंगे हम, आंसर राइटिंग में अगर काम आता है तो, आपसी मतभेद को ना बढ़ाएं। कैसे? किसी भी गतिविधियों में संलिप्तता जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ाए या आपस में घृणा पैदा कर दे समाज में, या विभिन्न जातियों और समुदायों, चाहे वे किसी भी धर्म या भाषा के हों, इनके बीच तनाव पैदा करे, ऐसा कोई वो काम कर दें जो चुनाव लड़ने वाले हैं या कोई राजनीतिक पार्टियां, तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम, यहां ध्यान से समझना बेटा, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 123 क, ये ध्यान रखना। जब ये सारी बातें आपको समझ में आए तो के अधीन भ्रष्ट आचरण है। पूछेगा, अगर किसी भी समाज में, किसी क्षेत्र में
कोई भी राजनीतिक दल वो मौजूदा मतभेदों को बढ़ाने का काम करे, आपस में घृणा पैदा करे या विभिन्न जातियों और समुदायों, चाहे वे किसी भी धर्म या भाषा के हों, के बीच तनाव पैदा करें, तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा कौन सी? 123(3) के अधीन भ्रष्ट आचरण है। आदर्श आचार संहिता में उल्लिखित निम्नलिखित कदाचारों को भारतीय दंड संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। किसमें? 1951। मेरे प्यारे बच्चों, ये नोट कर लेना, इसमें से प्रश्न आपके निःशुल्क पुस्तक योजना में पूछा जाएगा और आपसे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं यूपीएससी, आरपीएससी में, अभी करंट का मुद्दा ये तो पूछ सकता है। देखिए दूसरा पॉइंट है यहां धार्मिक स्थलों का मत के लिए प्रयोग। जैसे अभी हाल ही में आपने बहुत सारे गाने, बहुत सारी थीम, बहुत सारी चीजें भी देखा होगा कि राजनीतिक पार्टियां भी क्या कर रही हैं, अपने मत, अपने वोटों को बढ़ाने के लिए इनका उपयोग कर रही हैं, धर्म का। जैसे अभी राम मंदिर को लेकर के बहुत सारी पार्टियों ने बयान दिए, तो इसे पूरा राजनीतिक माहौल बना दिया गया। तो इस पर यहाँ कोई ऐसा ना करे। देखो, धार्मिक स्थलों का प्रयोग मत का, धार्मिक स्थलों का मत के लिए प्रयोग नहीं होना चाहिए। देखो जैसे मैंने यहाँ नोट डाउन किया, बेटा लिखते चलना आप साथ में। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों, कौन कौन से? मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों का मंच निर्वाचन, अब क्या ना करें हम वहां से प्रचार प्रसार के रूप में इस्तेमाल करना। अब इनका इस्तेमाल हम प्रचार प्रसार के रूप में ना करें। और मत प्राप्त करने के लिए जाति या संप्रदाय के आधार पर अपील करना। कोई व्यक्ति या तो धर्म मंदिरों का, मस्जिदों का या पूजा स्थलों का अपनी मतों के लिए प्रयोग करे या फिर कोई अपील कर दे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, तो फिर क्या होगा? दोनों ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, कौन सा? 1951। कौन सा है बेटा? 1951 की धारा कौन सी? 123। पिछली बार कौन सी थी? जब लोग मतभेदों को बढ़ा रहे थे, 123(3) के। यहां कोई धार्मिक चीजों का प्रयोग करे, इनका मंच बना ले, वोट में कन्वर्ट करने का प्रयास करे, तो 1951 की धारा 123(3) और धारा 125 के अधीन क्रम से भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध है। समझ में आ गया? ये आप नोट कर लेंगे, प्रश्न यहां बन रहा है, इसको ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये भी शब्द बताता है कि ये भ्रष्ट आचरण है। देखिए, फर्जी मतदान, ये भी आपने खूब सुना होगा मेरे प्यारे बच्चों। आपने देखा होगा कि चुनावों में लोग फर्जी वोट डाल देते हैं। देखो, किसी अन्य के नाम से मत डालना मतदाता भारतीय दंड संहिता की धारा कौन सी बेटा? 171 घ। कौन सी? 171 घ के अधीन निर्वाचन अपराध है। आपसे पूछेगा फर्जी मतदान धारा कौन सी? 171 घ के अधीन निर्वाचन अपराध है, ये ध्यान रखना, ठीक है? कोई अगर फर्जी वोट डाले तो आप सब लोग उसको बताना कि तुम अपराध कर रहे हो। कौन सा? 171 घ धारा के अधीन ये निर्वाचन अपराध है। देखो, अगला पॉइंट है मतदाताओं को डराना। आपने अखबार, टीवी चैनल्स पे कई बार खबरें सुनी होंगी, जब आपने देखा कि मतदाताओं को डराकर, धमकाकर वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, उनको या जबरदस्ती वोट डलवाया जा रहा है। इस बारे में मैंने लिखा, मतदाताओं को डराना, धमकाना, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। मतदाताओं को डराना या धमकाना, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा कौन सी?
135 कै और कोष्टक में गै के अधीन निर्वाचन अपराध है। देखो 123 कै जिसमें उल्लेख था किस बात का कि आपसी मतभेद खराब ना हो, ठीक है, धार्मिक चीजों के लिए 123, यहां हमने देखा मतदाताओं को डराने के लिए 135 कै गै, ठीक है, ये आप नोट करना बेटा। देखिए इसके बाद है 100 मीटर के दायरे में प्रचार। 100 मीटर के दायरे में प्रचार का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां हमने पोलिंग बूथ बना दिया, यहां वोट डलने वाले हैं, तो उस पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में कोई भी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है भाई। अगर वो प्रचार प्रसार करता है तो भी दंडनीय है। और धारा कौन सी? 1951 की धारा 130 के अधीन। देखो मैंने लिखा, आप बुलेट पॉइंट्स लिखने के बाद सामने नोट डाल के लिखना, मतदाता केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रचार प्रसार करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कौन सा? 1951 की धारा कौन सी? 130 के अधीन निर्वाचन अपराध है। अगर कोई 100 मीटर की दूरी में अगर अपने चुनाव प्रचार प्रसार करता है कौन सा? पोलिंग बूथ के नजदीक, तो फिर वो क्या है? ये अपराध है। धारा कौन सी? 130। अधिनियम कौन सा? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये नोट कर लेना। अब की बार निःशुल्क पुस्तक योजना में चयन के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये आपको यूपीएससी में भी आपको मदद कर सकता है। देखो यहां हमने कहा चुनावों में क्या होता है, आदर्श आचार संहिता के तहत 48 घंटे पहले आपकी सभाओं पर, आपके जुलूस पर, आपके रोड शो पर, इन सब पर बैन लगा दिया जाता है। कब? 48 घंटे पहले। 48 घंटों की अवधि के दौरान जनसभाओं का आयोजन। देखो मतदान समापन के लिए निर्धारण समय के साथ समाप्त हो रहे 48 घंटों की अवधि के दौरान जनसभाओं का आयोजन अगर 48 घंटे बचे तो अब आप क्या नहीं कर सकते? जनसभाएं नहीं कर सकते। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126(1) के अधीन निर्वाचन अपराध है। अगर कोई 48 घंटे बचे हैं चुनाव में और फिर जनसभा करता है, रोड शो निकालता है, जुलूस निकालता है, तो फिर वो अपराध की श्रेणी में आएगा, निर्वाचन अपराध में। और धारा कौन सी लगेगी? 126(1). ये आप नोट कर लेना बेटा विशेष तौर पर। ये आपने सबने देखा होगा बेटे जो चुनाव लड़ते हैं ना, नेता होते हैं, बड़े तेज होते हैं, बड़े माहिर होते हैं, आपको लुभाएंगे और उठा के गोद में ले जाएंगे। गोद में ले जाने के बाद देखो यहाँ वाहन उनके लग जाएंगे, लेकिन यह भी अपराध है। जब आपको वोट डालने के लिए लोग चुनाव के लिए कैसे लेके जाएं? वाहन अपना दें फिर लेके जाएं। देखिए मतदाताओं को वाहन से मतदान केंद्रों तक ले जाना लाना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा कौन सी? 123(5) और धारा 133 के अधीन क्रमशः भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध है। मैंने बुलेट पॉइंट्स बनाया कि भारत से वाहन से मतदान केंद्रों तक लाना ले जाना। देखो अब मतदान केंद्रों तक हर कोई आदमी वोट डालने के लिए आपको कोई राजनीतिक पार्टी, दल या उम्मीदवार आपको ले जाता है और छोड़ के जाता है, तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में है। धारा कौन सी? 123(5) और धारा 133 के अधीन क्रमशः अपराध है। ये नोट कर लेना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण, जो लोगों को पता नहीं है। देखो यहां भी एक बुलेट पॉइंट्स है, राजनीतिक दल की सभाओं में बाधा या गड़बड़ी पैदा करना। अब ये गड़बड़ी कौन करता है? किसी भी राजनीतिक दल की सभा में कोई भी दूसरा राजनीतिक दल, संगठन के लोग ये गड़बड़ी कर सकते। देखो मैंने यहाँ लिखा, किसी दलों के कार्यकर्ताओं, किसी की सभा चल रही है, किसी के कार्यकर्ता आ जाएं या अन्य राजनीतिक दल की सभाओं अथवा जुलूसों में बाधा उत्पन्न करें दूसरे लोग या गड़बड़ी पैदा करें, ठीक है, तथा दूसरे राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की अथवा समर्थकों द्वारा मौखिक रूप से, या तो मौखिक रूप से, जैसे हम देखा है कई बार सभा हो रही है और बीच बीच में दूसरे लोग नारे लगा रहे हैं, उनके दूसरे लोगों के नारे लगा रहे हैं, जिंदाबाद नारे लगा रहे हैं, मुर्दाबाद के लगा रहे हैं, ठीक है,
कुछ लोग उसके अंदर, या लिखित रूप से कुछ लोग पंपलेट्स बैनर्स ले जाते हैं, वो दिखाते हैं वहां जाकर के, ठीक है, पूछकर, या उनमें आप अपने दल की पर्चियां बांटकर, सभा किसी की है, पर्चा कोई बांट रहा है वहां पर, ठीक है, अन्य किसी राजनीतिक दलों के सार्वजनिक सभाओं में व्यवधान पैदा करना, अन्य किसी दल द्वारा उन स्थानों से सटे स्थानों पर जुलूस निकालकर जिन जिन पर किसी अन्य दल द्वारा सभाएं आयोजित की जा रही हों, अथवा अन्य किसी दल के कार्यकर्ताओं द्वारा अन्य किसी दल के पोस्टरों को हटाना भी, केवल बांटना ही नहीं, हटाना भी, आदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के अधीन निर्वाचन अधिकार है, अपराध है। ये बेटा समझ लेना, विशेष बात है, साउंड आ रहा है, विशेष बात है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि पोस्टर बांटना ही नहीं, हटा देना किसी का। लो भैया अब आ गया तुम्हारे काम की बात। देखिए यहां बात आई है, लोग बड़ा इंतजार करते हैं चुनावों का, इसलिए क्यों? क्योंकि शराब पिलाना या वितरित करना, एक एक आदमी के जेब में आपने 3-3, 4-4 ढोला मारू देखे होंगे, एक रख रखा है, दूसरे से ले आया, तीसरे का लेके जा रहा है। क्यों? अच्छे दिन आ गए हैं चुनाव में, इनको ही अच्छे दिन कहा गया है चुनाव की भाषा में। क्यों? बेइंतहा दारू पिलाई जाती है, बेइंतहा दारू पिलाई जाती है, लोग पीते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की आंखें बंद रहती हैं उस समय। देखो, मतदान के दिन और उसके 24 घंटों पहले के दौरान शराब पिलाना या वितरित करना, बात समझना क्या बोला गया है, मतदान के दिन या उसके 24 घंटों पहले, 24 घंटे पहले दौरान शराब पिलाना या वितरित करना। 24 घंटे से पहले तो खूब करो भाई, लेकिन 48 घंटे पहले तो खूब करो। 48 घंटे जब हो, मतलब 2 दिन बचे चुनाव के, एक दिन चुनाव से पहले और चुनाव का दिन, और उस समय अगर कोई ये करे, दारू बांटे, दारू पिलाए, आपको महफिल जमाए, तो ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 135 गए। ये क्या कह रहा है, बात को समझ लो, इसी को तो जनप्रतिनिधि करते हैं। कैसे? कि 48 घंटों पहले ये करना है भैया हमें, अगर इनमें कर दिया तो फिर ये गुनाह हो जाएगा। क्या? 135 गए, निर्वाचन अपराध है ये, शराब बांटना, शराब पिलाना। देखो यहां तक बात समझ में आ गई, नोट कर लिया आपने। अब आप यहां मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिनके जवाब आपको देने में, पहला प्रश्न ला रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, देखना अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप शायद दे पाएंगे, मुझे खुशी होगी। आप पहले प्रश्न का उत्तर बताएं। पिछले समसामयिक मुद्दों में हम जो प्रश्न ले रहे थे वो बहुत जनरल प्रश्न थे। ये वाला प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको, प्रश्न ये है, क्या निर्वाचन आयोग निर्वाचन की घोषणा से पहले आचार संहिता के तहत कार्रवाई कर सकता है? प्रश्न में आ गया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या निर्वाचन आयोग निर्वाचन की घोषणा से पहले आचार संहिता के तहत कर सकता है कार्रवाई? हाँ या ना में जवाब नहीं देना है, आपको पूरा तथ्यात्मक उत्तर बताना है। कोई ऐसा मुद्दा आपकी नजर में याद आए वो बताना है, क्या कर सकता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं तीसरी बार, क्या निर्वाचन आयोग निर्वाचन की घोषणा से पहले जो आचार संहिता है उसके तहत क्या कार्रवाई कर सकता है? देखिए मैंने यहां इसका आंसर लिखा, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर ये हाथी है, ये एक राजनीतिक दल का सिंबल है हाथी। वैसे हमारा हाथी जो विरासत पशु है, लेकिन यहां देखने वाली बात है राजनीतिक, ये चुनाव चिन्ह है। चुनाव चिन्ह किस पार्टी का? बसपा का, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में चुनाव होने से पूर्व अपने जो सिंबल हैं, ये हाथी चुनाव चिन्ह, ये अंबेडकर पार्क बनवा के लखनऊ में बहुत सारे हाथी लगवा दिए,
बेहद हाथी लगवा दिए उसने। अब हाथी लगवा दी, लोगों का ध्यान गया, उन्होंने शिकायत दर्ज कर दी इलेक्शन कमीशन से। उसने क्या जवाब दिया, देखिए ध्यान से। निर्वाचन आयोग आमतौर पर निर्वाचन आयोग की घोषणा से पहले, जो निर्वाचन आयोग है जो चुनाव की घोषणा करेगा उससे पहले आदर्श आचार जो संहिता है उसके उल्लंघन का संज्ञान नहीं लेता है। उत्तर समझ में आ गया पहली लाइन में ही कि वह संज्ञान नहीं लेता है। इस संबंध में 2010 में निर्वाचन आयोग के सामने यह मुद्दा आया कि बहुजन समाज पार्टी जो दल है, जो एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है, ने सरकारी धन का प्रयोग करके अपने आरक्षित निर्वाचन चिन्ह, कौन सा चिन्ह, हाथी, मैंने अभी बताया, की प्रतिमाएं बनवाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। यह शिकायत दर्ज की गई थी। निर्वाचन आयोग ने कहा कि वह निर्वाचन अवधि से इतर अवधि के दौरान किसी भी राजनीतिक दल द्वारा सरकारी शक्ति और तंत्र के कथित दुरुपयोग का संज्ञान नहीं ले सकता। ये जवाब किसने दिया, इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि वह निर्वाचन अवधि के इतर अवधि के दौरान किसी भी राजनीतिक दल द्वारा सरकारी शक्ति या तंत्र के कथित दुरुपयोग का संज्ञान नहीं ले सकता। निर्वाचन आयोग के रुख को दिल्ली उच्चतम न्यायालय के समक्ष कॉमन कॉज बनाम बहुजन समाज दल, यहां केस दर्ज कर दिया गया के मामले में चुनौती दी गई। निर्वाचन चिन्ह के संबंध में आदेशों के संगत प्रावधानों की जांच करने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौजूदा प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त दल के निर्वाचन चिन्ह को अमान्य घोषित किया जा सकता है अगर ऐसा पाया जाता है तो, जैसा कि याचिकाकर्ता ने मांग की है। हालांकि उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि सत्तारूढ़ दलों को गैर निर्वाचन अवधि के दौरान भी अपने निर्वाचित चिन्हों अथवा अपने नेताओं की स्थिति मजबूत करने के लिए सरकारी धन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसीलिए निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया कि उक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वह कुछ दिशा निर्देश बनाए। उन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया कि आप इस पर कुछ दिशा निर्देश जारी करो, एसओपी अपनी तैयार करो, फिर वो जारी करके फिर चुनाव जो राजनीतिक दल हैं उनको ये दो, ताकि वो सरकारी धन का उपयोग अपने नेताओं को प्रबल करने के लिए और अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार प्रसार करने के लिए सरकारी धन का उपयोग ना करें। यह फैसला आया। देखिए यहां लिख रहा है, क्या आप बता सकते हैं, यहां एक प्रश्न है। माननीय मोदी जी आ गए हैं। अब ये एक सवाल आपके लिए, आदर्श आचार संहिता का विधानसभा के कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग होने पर सत्तासीन सरकार के कार्यवाहक की भूमिका निभाने को लेकर पुनः निर्वाचन के बाद नई सरकार के गठन तक लागू होना, इस बारे में आपको बताना है। देखो मैंने यहां लिख दिया है, निर्वाचन आयोग ने विधानसभा के समय से पहले भंग किए जाने के मामलों में जब किसी कार्यवाहक सरकार को उस राज्य केंद्र संघ राज्य के प्रशासन का चलाने के लिए कहा गया हो, स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन के प्रयोजन और स्वास्थ्य निर्वाचन प्रक्रिया के उद्देश्य से आचार संहिता लागू किए जाने के मामले पर विचार किया है। इस मामले पर सावधानी पूर्वक विचार करने पर, देखो यहां एस.आर. बम्बई और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1994 की इस टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए कि क्या टिप्पणी की है, कार्यवाहक सरकार को केवल दैनिक शासन के कार्य करने चाहिए। जो कार्यवाहक सरकार है उसको कैसे कार्य करने चाहिए, दैनिक शासन कार्य करने चाहिए और कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये दो बातें, दैनिक कार्य करने चाहिए, नीतिगत निर्णय नहीं लेना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित निर्देश दिए हैं, कौन कौन से, उपरोक्त स्थिति पैदा होने पर संबंधित राज्य में आदर्श आचार संहिता के भाग 5 सत्तारूढ़ दल के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और ये नई विधान
सभा गठित करने के के लिए निर्वाचन पूरा होने तक लागू रहेंगे। ये बात महत्वपूर्ण है, इस बात को नोट करना ताकि एग्जाम में पूछी जाए तो हम जवाब दे सकें। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, जहां तक उस राज्य से संबंधित मामलों का संबंध है, आदर्श आचार संहिता उपरोक्त भाग 7 के प्रावधान कार्यवाहक राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर लागू होंगे। नंबर 3 पॉइंट है, परिणाम स्वरूप न तो कार्यवाहक राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार उस राज्य के संबंध में किसी भी नई योजना, परियोजना आदि की घोषणा करेगी। ऐसे राज्य में ना तो केंद्र सरकार, ना राज्य सरकार, ना तो कोई नई घोषणा करेगी और ना ही आदर्श संहिता के उपरोक्त भाग 7 के तहत निषिद्ध कोई कार्यकलाप करेगी। दोनों बहनें, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी। देखिए चौथा पॉइंट है, भाग 7 के तहत अन्य सभी निषिद्ध कार्य, जैसे कौन कौन से, सरकारी संसाधनों का किसी गैर सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग, सरकारी दौरे में निर्वाचन प्रचार कार्य करना आदि, कार्यवाहक राज्य सरकार, केंद्र सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों के सभी मंत्रियों और अन्य प्राधिकारियों पर लागू होंगे। ये सारे नियम इन सब पे लागू होंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। क्या आप बता सकते हैं इस वाले प्रश्न का जवाब? क्या राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य व्यक्ति कौन? ठीक है, अन्य व्यक्ति जो हम जैसे लोग हैं, अन्य व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन से संबंधित किए गए कार्यकलाप आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत आते हैं या नहीं? प्रश्न दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को छोड़कर, जो उम्मीदवार हैं उनको छोड़कर, व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन से संबंधित किए गए जो क्रियाकलाप हैं, ठीक है, कार्यकलाप हैं, आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत आते हैं या नहीं? हमें ये बताना है, आएंगे या नहीं आएंगे। देखिए इसका हमने उत्तर यहां लिखा है, निर्वाचन के दौरान आयोग की विभिन्न क्षेत्रों से कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संगठनों, एसोसिएशन संगठनों आदि के विरुद्ध इस आशय की शिकायतें मिलती हैं कि वे धार्मिक संगतों, योग शिविरों, सम्मेलनों, सभाओं, जुलूसों आदि का इस्तेमाल प्रचार अभियान के रूप में करके क्या कर रहे हैं? धर्म का सहारा लेकर, किसका सहारा लिया जा रहा है? धर्म का, निर्वाचकों की धार्मिक भावनाओं को उकसाकर कतिपय राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों के पक्ष में या उनके विरुद्ध निर्वाचकों से अपील करते हैं कि जिन पर ऐसी अपील का प्रभाव पड़ता है, वो इन धार्मिक चीज़ों का सहारा लेकर के या तो अपने पक्ष में या सामने वाले के विपक्ष में काम करने के लिए अपील करते हैं, जिनका प्रभाव पड़ता है। निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू रहने की अवधि के दौरान राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य संगठनों या व्यक्तियों द्वारा इस तरह के अभियोजनों के मामले में अनुपालना किए जाने हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए हैं। कौन कौन से? देखो, हमने बात को समझा, अब यहां देखना है हमें, किसी भी व्यक्ति का अपने निर्वाचन अभियान में किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में धर्म के नाम का या धार्मिक आधार का ऐसी किसी गतिविधि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे लोगों के विभिन्न वर्गों या समूहों के बीच वैमनस्यता की स्थिति पैदा हो जाए। ठीक है, ऐसी गतिविधियां व्यक्तव्य निषिद्ध हैं। इन्हें विधि के विभिन्न प्रावधानों, जैसे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा कौन सी? 125, ये ध्यान रखना। भारतीय दंड संहिता की धारा 153 क, 153 ख, 171 ग, 295 क और 505 2 आईपीसी की धाराएं कौन कौन सी? अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, राजनीतिक दलों या फिर जो उम्मीदवार हैं उनके अलावा, तो उस पर कौन कौन सी धाराएं लगेंगी? धारा 153 क, धारा 153 ख, धारा 171 ग, धारा 295 क
और 505(2) तथा धार्मिक संसाधनों का दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उम्मीदवारों को छोड़कर, राजनीतिक दलों को छोड़कर के अगर इन धार्मिक संसाधनों का उपयोग राजनीति के लिए करता है तो इन सारी आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होगा, अपराध का मुकदमा दर्ज होगा। किसी भी व्यक्ति की ऐसी गतिविधि में लिप्त नहीं होना चाहिए या ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर आक्रमण करने के समान हो, या ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो दुर्भावनापूर्ण हो या जिससे शालीनता एवं नैतिकता का हनन होता हो। यह बात ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। बाद में आप ये कहेंगे कि ये चैप्टर, मैं आपको एक दावा कर रहा हूं, इससे बेहतरीन चैप्टर आपको यूट्यूब के इतिहास में तो नहीं मिलेगा। देखिए मैंने लिखा, जब विभिन्न व्यक्ति और संगठन सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए अनुमति मांगते हैं, ऐसे कुछ लोग जब ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति मांगते हैं तो उनको उपरोक्त दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए घोषणा पत्र वचन देने के लिए कहा जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति ऐसा करने के लिए परमिशन मांगे कि मुझे कोई सभा करनी है तो घोषणा पत्र उनको देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों और संगठनों के सार्वजनिक कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी द्वारा निरंतर निगरानी की जानी चाहिए। समझ में आ गया? प्रशासन क्या करे, उसकी निगरानी करे। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उचित कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार राज्य और जिला अधिकारियों को भी ऐसे मामलों में शीघ्र उपयुक्त उपचारात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने अपने वचन का उल्लंघन किया है को उस निर्वाचन की अवधि के दौरान आगे कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये प्रावधान दंड के रूप में मिला है। देखिए इसके बाद है, यदि कार्यक्रम में व्यय किया जाता है और इसका उद्देश्य किसी विशेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों की विशेष की प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन में स्थिति मजबूत करना हो, व्यय के लिए संबंधित प्रत्याशी से पहले से लिखित में विशेष अनुमति लेनी होगी, जैसे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 जय के अंतर्गत अपेक्षित है और अनुमति 48 घंटों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति को दंडित करने हेतु कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं समझता हूं अभी प्रारंभिक स्थिति में जो भारतीय आदर्श आचार संहिता है उसके प्रारंभिक बिंदु आपको समझ में आए होंगे। आप सभी बच्चे इसे डायरी में नोट करके सुबह लेके आएंगे और लाने के बाद जब इसे आप लिख के ले आएंगे, कल क्या वार है? मंगलवार, तारीख है मंगलवार है 20 तारीख है, 21 तारीख को ये होमवर्क चेक किया जाएगा। आप इससे आगे कल जब वीडियो और नया डलेगा तो आदर्श आचार संहिता के और जो पायदान हैं वो रह गए हैं, उन सबको भी हम पूरा करेंगे। पूरा करके तब शनिवार के टेस्ट में देखेंगे कि आप सबको आदर्श आचार संहिता के बिंदु कंप्लीट याद हुए या नहीं। ये कक्षा आगे फिर से जारी रहेगी। अगले वीडियो तक पहुंचने से पहले अभी हाल ही के लिए अब तक जय हिंद। सबको फ्री पढ़ाएंगे, 2-2 लाख बचाएंगे।